हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। भारत में कोरोना के नए मामलों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं। शनिवार सुबह भी आपको बता दें कि 40,000 से कम केस आए हैं और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से देश में कोरोना के जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो 40,000 से कम ही आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जारी नए आंकड़ों के साथ ही आपको बता दें कि 38,079 नए केस आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 38,949 और गुरुवार को 41,966 नए केस आए थे। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41 करोड़ 69 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी है, जिसमें से 38 करोड़ 94 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों के पास 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज बची है। वहीं अगले 3 दिनों में 18 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41 करोड़ 69 लाख 24,550 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। 126 देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दुनिया के 33 देश ऐसे हैं जहां 2 हफ्तों में कोरोना के केस दोगुने हो चुके हैं। इन 33 देशों में 100% से ज्यादा कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है, जबकि अन्य 30 देशों में एक हफ्ते में 50 से 90% मामलों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नीदरलैंड्स में पिछले 7 दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना केस 299% बढ़े हैं। अमेरिका में एक हफ्ते में 69% केस बढ़े हैं। देश में कोरोना के मामलों की गंभीरता को देखते हुए जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त रवैया अपनाया था, वहीं केरल में आपको बता दें कि बकरीद को मौके पर 3 दिनों तक कोरोना प्रतिबंध में छूट दिए जाने की बात कही गई है। केरल के सीएमओ की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य में 18, 19 और 20 जुलाई को कोरोना प्रतिबंधों में छूट दिए जाने की बात कही है। दरअसल 21 जुलाई को देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। इसे देखते हुए केरल सरकार ने छूट दी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राष्ट्रीय हित से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की। पवार ने एक ट्वीट में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राष्ट्रीय हित में जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई है। इससे पहले पीएमओ ने ट्वीट कर दोनों नेताओं के बीच एक तस्वीर को साझा किया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को शरद पवार और पूर्व रक्षा मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए के एंटनी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार की मुलाकात पर अब राजनीति तेज हो चुकी है। ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है कि बीजेपी एनसीपी में मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। तो वहीं शिवसेना ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। एनसीपी के मंत्रियों को जितनी छूट इस सरकार में मिलनी है उतनी किसी सरकार में नहीं मिली है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने दावा किया कि पवार को राष्ट्रपति पद की दावेदारी मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि दोनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। तो वहीं एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। मलिक ने कहा कि राजनीति विचारों के आधार पर होती है। संघ का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का अंतर है। नदी के 2 छोर कभी नहीं मिल सकते, ये सच्चाई है। बीजेपी और एनसीपी का एक साथ आना असंभव है। पंजाब का झगड़ा सुलझा नहीं कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए महाराष्ट्र में भी संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के हालिया बयानों से नाराज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व से पटोले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। असल में माने तो नाना पटोले ने हाल ही में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर बयान था, जिसके बाद में शरद पवार ने इसको लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है कि क्या कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक दूसरे की ताकत बनने और नहीं डरने की बात कही है। कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं की वर्चुअल मीटिंग का फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े रहेंगे, नहीं डरे, नहीं डरेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो डर गए वो बीजेपी में चले गए, जो नहीं डरेगा वो कांग्रेस में रहेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि ड्रोन के खतरे के बाद निकट भविष्य में सीमा पार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए देश की सीमा सुरक्षा बलों को चौकस रहना होगा और नीति तैयार करनी होगी। गृह मंत्रालय अमित शाह ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 18वें अलंकरण समारोह के दौरान सीमा प्रभारियों को संबोधित करते हुए बात कही।
भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का एक और संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना ने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंप दिए हैं। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिनकी अनुमानित लागत $2.4 अरब है। सैन्य आपको बता दें कि इसको लेकर आइलैंड में हुए समारोह में अमेरिकी की नौसेना से भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इन चुनावों में पहली बार मैदान में उतर रही है, तो उत्तराखंड में फ्री बिजली जैसे कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन तैयार कर चुकी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और दाव खेला है। उन्होंने दिवंगत पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग कर डाली है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची। प्रियंका गांधी ने इस दौरान उस महिला से मुलाकात की जिनके साथ ब्लॉक पंचायत में चुनाव के दौरान में अभद्रता हुई थी। इसके साथ ही सपा उम्मीदवार रितु सिंह ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन भरने के लिए दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी महिला प्रस्तावक की साड़ी खींचने की कोशिश की थी। उन महिला के साथ में प्रियंका गांधी ने आज मुलाकात की है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर इस बात का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपए प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा। इस योजना का लाभ इसी साल मई से बिजली के बिलों पर लागू होगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिए हैं कि वो दहेज की कुप्रथा के खिलाफ आगे आएं। उन्होंने कहा कि सभी यूनिवर्सिटी को इस तरह के सिस्टम की शुरुआत करनी होगी जिससे डिग्री लेने से पहले हर एक छात्र को कभी भी दहेज ना लेने या ना देने का बॉन्ड साइन करना होगा। राज्यपाल ने राज्य की सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों के साथ हुई बैठक के दौरान कहा कि इस कुप्रथा को समाज से मिटाने की शुरुआत शिक्षण संस्थानों से होनी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जल्द अपने पद से इस्तीफा देंगे। पार्टी नेतृत्व को उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। जल्द ही पार्टी नए विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी और इसके साथ ही येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। पार्टी नेतृत्व उन्हें फिलहाल अपने पद पर बने रहने के लिए कहे हैं और इसके साथ ही नए विकल्प का चयन होने तक वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। हालांकि अभी येदियुरप्पा इस्तीफे की पेशकश से इनकार कर रहे हैं। येदियुरप्पा का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र की पुनर्मतगणना याचिका की अगली सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में होनी जा रही है और इसकी न्यायमूर्ति शंपा सरकार द्वारा 12 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हाल ही में खत्म विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम सीट से बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेजों, उपकरणों, चुनाव पत्रों और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गजमा सौदा इलाके में गुरुवार को कुएं में एक लड़के को निकालने के प्रयास के दौरान अंदर गिरे 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। लड़के का शव कुएं से निकाला जाने वाला आखिरी शव था। जिले के प्रभारी मंत्री सारंग ने कहा कि बचाव अभियान खत्म हो चुका है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मरने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पंजाब कांग्रेस में घमासान पर इसके बीच में नवजोत सिंह सिद्धू पंचकुला पहुंचे। पंचकुला में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की। सिद्धू ने कहा कि जाखड़ मेरे बड़े भाई हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं। वहीं पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कई विधायकों और कई कैबिनेट के मंत्रियों से मुलाकात की है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सहकारी बैंक में वर्तमान में हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में क्षेत्र में कुछ विसंगतियों और कानूनी अक्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने 97 संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा की है। पवार ने लिखा कि सहकारी बैंक क्षेत्र राज्य का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र का कोई भी हस्तक्षेप असंवैधानिक होगा।
कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के शुक्रवार को जीपीओ पर प्रतिमा गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत रखने के मामले में पुलिस ने हजरतगंज कोतवाली में प्रदेश अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि एसीपी हजरतगंज राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि राजधानी में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग में जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ मीटिंग की है, दौरे किए हैं, लेकिन अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। हाल ही के चुनावों में बीजेपी की जीत पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बीजेपी को अच्छे से आता है। सीआईडी की टीम एक बार फिर से बीजेपी नेता और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के आवास के पास स्थित एक केंद्र पर पहुंची, जहां 3 साल पहले उनके निजी गार्ड की मौत हो गई थी। सीआईडी की टीम का यह दौरा 3 दिन में दूसरी बार है। इससे पहले 14 जुलाई को सीआईडी की टीम यहां पर पहुंची थी और लोगों से इस मामले पर पूछताछ की थी। हालांकि जांच एजेंसी को कोई सुराग नहीं मिल पाया था। कई राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी के पंजाब इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। संभवतः इसमें राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पंजाब में बीजेपी इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी का विरोध लगातार जारी है। पंजाब कांग्रेस में हो रहे घमासान को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का साधन बन चुकी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने का आदेश दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा खोरी गांव के लोगों के पुनर्वास की मांग पर विज ने कहा कि उनकी पुनर्वास की योजना बनाई जा चुकी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार में एक आईएएस अधिकारी जो मुख्य सचिव के पद पर हैं, पिछले 5-6 घंटों से थाने में बैठे हैं। थाने में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। एक मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी पूरे सबूतों के साथ मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर एफआईआर करने पहुंचता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा कि इस तरह से मुख्यमंत्री पर आरोप लगता हो और तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा हो। कोरोना वायरस की वजह से दूसरी साल भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। ऐसे में लगातार कांवड़ियों से अपील की जा रही है। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा कि तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करना ठीक है। शिव भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप अपने गांव के शिवालयों में गंगाजल का अभिषेक करें या फिर अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करके गंगाजल का अभिषेक करें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जिले में कोविड वैक्सीन की लोडेड सिरिंज कूड़े में फेंकने वाली नर्स नेहा खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने संविदा पर काम करने वाली आरोपी एएनएम नेहा खान की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान इसे बेहद गंभीर मामला बताया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दर्जनों लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वालों को कोई राहत की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तेल कंपनियों ने शनिवार को डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे और 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। देश भर में तेल की कीमतें शुक्रवार को नहीं बढ़ी थी। दिल्ली में आज पेट्रोल 101.84 रुपए और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह आसमान साफ रहा। न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को शहर में छिटपुट स्थानों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। विभाग ने बताया कि सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री है। और इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। सागर जिले के ढाना में स्थित हवाई पट्टी के निकट टाइम्स एविएशन का एक आपको बता दें कि एक विमान रनवे छोड़कर सड़क के किनारे पहुंच गया। यहां शनिवार को दोपहर 3 बजे के करीब ये बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक पायलट इशिका शर्मा टाइम्स एविएशन का एक प्रशिक्षु विमान लैंड किया था। प्रशिक्षण के बाद भी जब वे विमान को टेक ऑफ कर रही थी तभी वो अनियंत्रित होकर रनवे से होता हुआ सागर रहली मार्ग पर पहुंचा, जहां सड़क किनारे गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक स्कूल के छात्र ने खेती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण बनाया है। आपको बता दें कि उपकरण कुछ खास वजह से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छात्र ने बताया कि उसने इसे बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के साथ ही कई और अन्य तकनीकों का भी इस्तेमाल किया है। ये उपकरण किसानों को बताएगा कि फसलों को किन किन चीजों की जरूरत है। देश में कोरोना के मामलों में खासी कमी आई है, लेकिन इससे संक्रमित लोगों को कई तरह की अन्य मेडिकल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए यह बताया गया है कि हाल ही में कोरोना से संक्रमित मरीजों में टीबी के मामले में अचानक वृद्धि देखी गई है, जिसमें रोजाना करीब दर्जन भर इसी तरह के मामले सामने आने से डॉक्टरों की भी अब चिंता में नजर आ रहे हैं। भारतीय निशानेबाजों को ओलंपिक खेलों से पहले पृथकवास पर रहने की आवश्यकता नहीं है और वे 19 जुलाई से अभ्यास शुरू कर देंगे। भारतीय निशानेबाजी दल शनिवार को सुबह खेलगांव पहुंचा, जहां उनके लिए इस बात की जानकारी दी गई और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने अपना अभ्यास भी 19 जुलाई से शुरू करने की तैयारी कर ली है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह ने वीएचपी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। वीएचपी लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है और अब इसी के साथ में अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। 2022 के उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए भी ये अब जो नियुक्ति है खासा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुर्बानी के पर्व बकरीद आने से महज कुछ समय शेष रह गया है। इसके बाद भी बकरों का बाजार चढ़ता नहीं दिख रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर लगे लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए व्यवसाय और छीने रोजगार का असर बकरों की खरीदारी पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। बिहार में ईद से पहले पटना की बकरा मंडी में कोविड के चलते बकरी विक्रेताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ा। मोहम्मद अंसारी नामक विक्रेता ने बताया कि कोविड के कारण काम अच्छा नहीं चल पा रहा है। बाजार पर कोविड का काफी असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर भलुआनी थाना क्षेत्र के गड़ेर गांव के महादेव ताल में शुक्रवार की शाम अनियंत्रित होकर नाव पलट गई। नाव पर एक युवक समेत 5 किशोरियां सवार थी। नाव पलटने से उस पर सवार 5 सहेलियां डूब गईं। मुंडन के बाद नाव में बोटिंग करने एक युवक को साथ ले गई थी। 5 किशोरियां नाव पलटने से हो गया हादसा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मानसा की तहसील बुठलाड़ा के गांव का दौरा किया और पिछले चुगड़े पार्टी वर्करों के परिजनों से दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि किसान मसले पर शिरोमणि अकाली दल द्वारा आने वाले लोकसभा सत्र में स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए कई राजनीतिक पार्टियों से उनकी बात हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अपील की कि वो भी प्रस्ताव का सहयोग करें। पूरे देश में बदल रहे मौसम को ध्यान में रखते हुए देश में फैल नहीं भयंकर महामारी और संचारी रोग की रोकथाम के लिए झांसी के बड़ा गांव नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष और समस्त सफाई कर्मचारियों ने बड़ा गांव के सभी वार्डों में साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। आज से उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में संपूर्ण समाधान दिवस की शुरुआत हो चुकी है। कोविड-19 के कारण बीते 1 साल से संपूर्ण समाधान दिवस तहसील स्तर पर आयोजित नहीं किया जा रहा था, लेकिन शासन के निर्देश के बाद शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जालौन तहसील से इसकी शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने समस्याओं को सुना और उनके निराकरण करने के निर्देश दिए।
पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिल्ली जाने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस में उठापटक शुरू हो चुकी है। सबकी नजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर है। इस रेस में कई नेता शामिल हैं। अब इसमें नया नाम पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जुड़ चुका है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने आज इंदौर में कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष पद पर और नेता प्रतिपक्ष के लायक हूं, पर मैं दौड़ में नहीं हूं। पिछले कई सालों से नक्सल संगठन में काम कर रहे 3 नक्सलियों का संगठन से मोह भंग हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पूछताछ में नक्सलियों ने बताया कि पिछले 3-4 सालों से नक्सली संगठन में अहम पद पर थे और इसके साथ ही जगरगुंडा दोरानापाल में मार्ग में आने जाने वाले वाहनों को रोककर यात्रियों से लूटपाट करना, मार्ग में पेड़ गिराकर खोदकर मार्ग अवरुद्ध करना, नक्सली बंद के दौरान सड़कों पर बैनर पोस्टर लगाने में शामिल रहते थे। उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन पर्यटन व्यवसाय होटल व्यापारी बस टैक्सी और इसके साथ ही ट्रैकिंग रेस्टोरेंट रावल तीर्थ पुरोहितों ने हनुमान चौक पर उत्तरकाशी में इकट्ठे होकर उत्तरकाशी नगर से होते हुए जिला कलेक्टर तक एक रैली निकाली और जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले साल 2020 से लगातार होटल व्यवसाय बंद पड़ा है, जिससे हम लोगों की आजीविका पर लगातार असर पड़ रहा है। रुद्रपुर में 15,000 कमीशन के लेन देन को लेकर शहर के आदर्श इंदिरा कॉलोनी में पैसे मांगने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां भी दोनों पक्ष इकट्ठे हो गए और दोनों पक्षों में जमकर पुलिस चौकी में ही मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। झारखंड में पुलिस और अर्धसैनिक बल नक्सलियों से निपटने के लिए लगातार अभियान चलाए हुए हैं, जिसके चलते कई नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। वहीं झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने राज्य में नक्सलियों के खिलाफ हाल ही में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में शामिल टीम को रांची में सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो नक्सली मुख्यधारा से भटक गए हैं वो आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा में लौटें। बिहार की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आईएएस अधिकारी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचा। आईएएस अधिकारी का नाम सुधीर कुमार है, जो 2017 में बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल जा चुके हैं। शुक्रवार को वो पटना के एसएसपी सिटी थाना में बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच गए थे, लेकिन उनकी तरफ से बताया गया कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार में एक आईएएस अधिकारी जो मुख्य सचिव के पद पर हैं, पिछले 5-6 घंटों से थाने में बैठे हैं। थाने में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। एक मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी पूरे सबूतों के साथ मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर एफआईआर करने पहुंचता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। हमने नहीं देखा कि इस तरीके से मुख्यमंत्री पर आरोप लगता हो और तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा हो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना बिल्कुल ही प्रदूषित हो चुकी है। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना की सतह पर जहरीले झाग की मोटी परत बह रही है। पिछले 5-6 सालों में जहरीला झाग बनना शुरू हो चुका है। आए दिन यमुना नदी में जहरीले झाग दिखाई देते हैं। ये जहरीले झाग यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिखाई देते हैं। बता दें कि जानकारियों का कहना है कि ये झाग हरियाणा और दिल्ली की फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी की वजह से यमुना नदी का प्रदूषण स्तर का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नदी में जहरीले झाग देखने को मिलते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में जन सुनवाई के आदेश दिए। बता दें कि खास तौर पर फील्ड में तैनात अफसरों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, तभी एक फरियादी ने उनसे इस बात को लेकर शिकायत की कि पिछले 2 बार से वो आ रहे हैं, ये तीसरी बार है। इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल के चलते स्थगित तहसील दिवस के कई महीनों के बाद शनिवार को कोविड के नियमों के तहत आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के कई तहसीलों पर आए मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान राजस्व, पुलिस और विकास विभाग से संबंधित मामले ज्यादा थे। कोविड के चलते कई महीनों से तहसील दिवस का आयोजन नहीं किया जा रहा था। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।